एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है फोर्टनाइट करंट अफेयर्स। आशा है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी के साथ शुरू करते हैं आज के क्लास के सिलेबस। पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पिछले 15 दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लास्ट 15 डेज, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ विच आर, और जो सबसे 25 क्वेश्चन जो मैंने आइडेंटिफाई किए कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गई है। ओके, तो आइए पता करते हैं कि पहले फिस्कल डेफिसिट क्या है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए जानना, और ये क्या है। दूसरा, आप ये भी देख रहे होंगे कि बजट एस्टिमेट वर्ड है यहाँ पे। क्यों बजट एस्टिमेट और फिस्कल डेफिसिट यहाँ लिखा गया है, इसको ध्यान से सुनिए। फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट और कुछ नहीं बल्कि गवर्नमेंट का पूरे साल में, एक फिस्कल ईयर में, लेट्स से 2020 से लेके 2021 के बीच में गवर्नमेंट की जो भी स्पेंडिंग है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की इनकम को ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट की इनकम से उसकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई है। ऐसी सिचुएशन को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें जो बजट एस्टिमेट्स होते हैं, बजट एस्टिमेट्स का मतलब होता है कि हर साल जो बजट में हम अमाउंट देखते हैं उसका ये मतलब होता है कि आने वाले साल में गवर्नमेंट ये अनुमान लगाती है, इट इज़ एस्टिमेटेड बाय द गवर्नमेंट कि हाउ मच दे विल बी अर्निंग एंड हाउ मच दे विल स्पेंड, क्या उनकी इनकम कितनी होगी और वो टोटल स्पेंडिंग कितनी करेंगे। तो साल के एंड में जो फिगर्स निकल के सामने आया उसमें पता चला है कि गवर्नमेंट की अर्निंग जो है और उसकी स्पेंडिंग से कम है, कि गवर्नमेंट ने स्पेंड ज़्यादा कर दिए और उन्होंने कमाए कम। चलिए, तो बजट एस्टिमेट हो गया, फिस्कल डेफिसिट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। रीजंस क्या है हाई फिस्कल डेफिसिट के? क्योंकि लोअर रेवेन्यू रियलाइज हुआ है। कारण कोविड पैंडेमिक। हम सभी जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट एक लॉकडाउन में था। द होल वर्ल्ड वाज इन लॉकडाउन एंड स्पेशली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडिया वाज आल्सो इन वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी लॉकडाउन्स हुए हैं वहाँ पे हमारा जो लॉकडाउन था हमने काफ़ी जल्दी भी किया था, काफ़ी लंबा भी था और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट में से एक था। ठीक है, दूसरा हाई एक्सपेंडिचर। क्यों हाई एक्सपेंडिचर? क्योंकि जिस वक्त पे मज़दूर घर जा रहे थे उनके खाने के लिए, माने जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने तरह तरह की स्कीम्स चलाई, उनको खाने के लिए पैसे दिए, अन्न दिया, सब कुछ किया। तो वो जो भी खर्चे हुए इस कारण से गवर्नमेंट ने लास्ट में फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट की है वो ज़्यादा हो गई। यही इसका मेन कारण है। ठीक है, अगला अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्ट वर्ड में किसे कहेंगे, जिसे कहते हैं बुकिश लैंग्वेज में कि द एक्सेस ऑफ टोटल डिसबर्समेंट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग repayment of the debt or over total receipts into the fund during a financial year। ठीक है, मतलब क्या है इसका? टोटल डिसबर्समेंट्स। ठीक है, जो भी इनकम है उससे जो भी ज़्यादा हमने खर्च कर दिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी कमाई होती है और चाहे जो भी खर्च होते हैं कौन से फंड से होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, एक्सक्लूडिंग रिपेमेंट ऑफ द डेट। इसको क्यों एक्सक्लूड किया गया है? क्योंकि जब भी हम मानते हैं कि गवर्नमेंट एक लोन लेती है तो बेसिकली वो लोन इसलिए लिया जाता है ताकि कुछ कैपिटल एसेट का क्रिएशन हो पाए। ठीक है, दे वांट टू क्रिएट अ कैपिटल एसेट, सो टू डू दैट द गवर्नमेंट हैज आल्सो रीपे द डेट, सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिस्कल डेफिसिट। ओके, so whatever is our total receipts and whatever is our total expenditure, we will have to subtract that amount, and if the expenses are more than the receipts then it will be a fiscal deficit। That in simple words, shortfall in government's income compared with its spending। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट और देखते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है देखते हैं।
टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी पता करेंगे कि ये दोनों क्या नया है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर समझ में आता है, लेकिन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों जानना है। माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीट्स और रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसीट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे जो ऐसा खर्च है वो गवर्नमेंट का, इट इज सच अ एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट्स अ एसेट इन द बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि गवर्नमेंट हैज स्पेंट रुपीज 1 लाख crores on a certain dam. तो डैम इज जनरली considered to be an asset. Why? Because with that dam, whatever the government is doing, if government is making a dam, then it will be used to produce electricity, irrigation purposes and various other purposes for which the dam is being created. So it is considered to be a capital asset. In the same way, if the government is spending on railways, metro, bridges, so all that are considered to be capital assets because in return it is also giving us income. So all those expenses, for example सिंपल शब्द में समझिए कि आपको आपके फादर ने 10 रुपए दिए, आप उस 10 रुपए से क्या करते हैं कि एक बंदा जाके चॉकलेट खरीद लेता है, एक डेयरी मिल्क ले ली उसने 10 वाली, और एक बच्चा जाता है वो 5 रुपए की एक पेन ले लेता है और जो 5 रुपए होते हैं उसके वो चॉकलेट ले लेता है। तो देखिए दोनों जगह में पहला वाला जो है वो क्या एक्सपेंडिचर है, जिसने 10 रुपए का चॉकलेट लिया और टोटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो लिया और खा गया, उससे उसको कोई अब फ्यूचर में आमदनी नहीं है उस पैसे से। सेम टाइम पे जिस बच्चे ने 5 रुपए की पेन ली और 5 रुपए का उसने टॉफी खरीदा, तो बच्चे के लिए एसेट क्या है, वो पेन है क्योंकि पेन से वो कॉपी पे लिखेगा। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो उसका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। इन रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, इन रिटर्न में उसको ज्ञान मिलेगा, तो उसका अपने आप बढ़ोतरी होगा। सेम वे कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि एक ऐसा खर्चा करो, डू सच एन एक्सपेंस दैट इज ऑल्सो गिविंग यू समथिंग इन रिटर्न। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट क्रिएट्स एन एसेट इन द बैकग्राउंड। दिस इज सिंपल। ठीक है, उसके बाद अब गवर्नमेंट की इनकम देखते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, जो भी रेवेन्यू मनी गवर्नमेंट ने कमाए हैं, बेसिकली रिकवरी ऑफ लोन्स। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने लोन दिए थे और उससे अब गवर्नमेंट को पैसे वापस आ रहे हैं। और अदर रिसीट्स देखते हैं क्या क्या आते हैं रेवेन्यू रिसीट्स में, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें। टैक्सेबल इनकम, ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, जीएसटी, ये सारा कुछ ये आते हैं आपके टैक्सेबल इनकम में। ठीक है, नॉन टैक्सेबल इनकम जिनमें आते हैं एक्सटर्नल ग्रांट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने कुछ ग्रांट दे दिया। इंटरेस्ट रिसीट्स, इंटरेस्ट रिसीट्स जिससे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहीं अपना एक्सपेंडिचर करके रखा, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इन्वेस्ट करके रखा है, एक्सपेंडिचर गलत होगा, इन्वेस्ट करके रखा है और वहाँ पे वो गवर्नमेंट को उस बॉन्ड्स पे लेट्स से इंटरेस्ट मिलता है, तो ये भी हो गया। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स जो भी गवर्नमेंट को मिलेंगे, रिसीट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एटसेट्रा, तो ये सारी चीज़ आते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम में। अगला बढ़ते हैं, भारत पर्व मनाया जा रहा है 2021 का। ठीक है, ये कब से कब तक मनाया गया, 26 से लेकर 31 जनवरी का। कहाँ मनाया गया, क्योंकि हर जगह कोरोना को महामारी को लेके हर जगह हमें सजग रहने की आवश्यकता है, तो इसे वर्चुअली ही मनाया गया। ठीक है, इसको क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेज द भारत पर्व, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये एक क्वेश्चन। कहाँ मनाया गया था, तो आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं, उनमें खेल सकता है आपके साथ। ठीक है, उसके बाद इसमें मिनिस्ट्री ने 3 वर्चुअल पेविलियन डेडिकेट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हैं, देखो अपना देश, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इनक्रेडिबल इंडिया। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसे समझा रखा है कि क्या क्या है। भारत पर्व क्या है,
ये जनरली हमारे यहाँ जो भी हमारी भारतीयता, पेट्रियोटिज्म को दर्शाता है, ठीक है, जो इंडिया का रिच कल्चर है और जो भी डाइवर्सिटीज है हमारे कंट्री में, सबको इकट्ठा करके एक जगह शोकेस करता है, ठीक है। इसको सही मामले में कहा जाए तो दिस इवेंट सेलिब्रेट्स द एसेंस ऑफ इंडिया, भारत की खुशबू, जो डिफरेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग कहते हैं, वो ये चीज़, ये प्लेटफॉर्म दर्शाता है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेस, तो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। कब से हो रहा है? 2016 से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ होता है हर साल? रेड फोर्ट पे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, रेड फोर्ट पे होता है। सिंस दिस ईयर वाज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज वी वर डीलिंग विद कोविड पैंडेमिक, ओके। कब होता है? रिपब्लिक डे पे। तो दीज ऑल वॉट एवर आई एम मार्किंग, दीज आर इंपॉर्टेंट डिटेल्स and this can be asked in examination. For example, what are the pavilions which are dedicated? देखो अपना देश campaign. This is a campaign which generally encourages people to go and see the various heritages that our country has. Okay, so this is one. Next one is Statue of Unity. सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, इस स्टैचू को देखने के लिए इनको प्रेरित करता है। ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, ठीक है। इसको डिजाइन किसने किया है? राम वी सुतर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कहाँ है ये सभी को पता है, ठीक है। किसकी मूर्ति लगाई गई है ये सभी को पता है, तो प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट इट। लास्ट वन इज इनक्रेडिबल इंडिया, विच प्रोवाइड्स अ इन्फो ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अब द क्वेश्चन arises कि how many heritage sites are there in India which has been identified by UNESCO as World Heritage Sites? Answer is total 38. Okay, total में जिसमें 30 are cultural, 7 are natural और 1 is a mixed site. Latest one included is Jaipur city. This is important. Which is the latest one? Jaipur city. This is very important. This can be asked. Now, another one, very important news. For the first time in the country, the Periyar Tiger Reserve in Kerala has taken up the training of a tiger cub to equip it to naturally hunt in the forest environment. If you don't understand the language, just try to understand कि now humans will train a tiger cub to how to naturally hunt in the forest environment. They have taken up a cub, okay. Now they will provide him training. That cub will be provided the training by the Periyar Tiger Reserve, okay, and to how to hunt in the wildlife. These things are important, okay. Now the most important thing for you is, if asked which of the following has taken up the tiger cub as an initiative to provide it training to naturally hunt in the forest environment, इनमें से किसने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो एक टाइगर के बच्चे को, कब को, उसको नेचुरली हंट करना सिखाएंगे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में? तो आंसर है पेरियार टाइगर रिजर्व। दूसरा ये पूछा जा सकता है एग्जाम में एक रिलेटेड क्वेश्चन कि टाइगर, जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ स्थित है? आंसर है इडुक्की एंड पंथनाम, जो डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे। तो आपको डायरेक्टली स्टेट के नाम दिए जाएंगे, आप केरला मार्क करके आ सकते हैं और 1 नंबर आपका अपना हो जाएगा। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये जो न्यूज़ आप देखते हैं, ये जो आप द हिंदू देखेंगे, वहाँ डायरेक्टली आपको ये सब डायरेक्टली मिल जाएगा, वहाँ पे हेडलाइन में, फ्रंट लाइन में आप जाके अगर पढ़ेंगे। क्यों कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? हमारी लास्ट वीडियो भी इसी को डेडिकेटेड थी कि क्यों करंट अफेयर्स ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जो भी एग्जामिनेशन में, वॉट एवर क्वेश्चंस यू फाइंड इन द एग्जामिनेशन ना, इज यूजुअली रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स ओनली, ओके। इवन इन योर इंग्लिश सेक्शन which has nothing to do with current affairs, the passages you will find in your English comprehension, that will be also from the current affairs itself. So try to equip yourself with the most beneficial part of the examination, that is current affairs. If you are ready with this na, then you will easily be able to score if your basics are clear, okay. Even if you are not a hard working student, even if you give only 3 to 4 hours per day, you will easily qualify the examination, okay. Just by focusing upon current affairs, just have this habit of reading the newspaper daily. This is a very important exercise, everyone should do it. Another one, military coup in Myanmar. What has happened? Ki the Myanmar military has grabbed the power for the 3rd time in the nation's history since its independence, okay.
they have declared a 1-year state of emergency, and the democratic elected leader Aung San Suu Kyi, she has been detained. So this is the news. What is a coup? It is generally described as a sudden, violent and illegal seizure of power from a government. This is coup. ठीक है, तख्ता पलट इसको हिंदी में कहते हैं कि मिलिट्री शासन ने तख्ता पलट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी है म्यांमार के बारे में। इसकी लोकेशन क्या है? साउथ ईस्ट एशिया में है, और इसका नेबर क्या है? थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चाइना एंड इंडिया की एक चीज। क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए? शायद नहीं। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, ये मैंने बता दिया क्योंकि ये देना था। कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है, नायपीदाउ, दिस इज नथिंग विद द कैपिटल। द विच इज द बिगेस्ट सिटी? द बिगेस्ट सिटी इज यांगोन, रंगून, ठीक है, अर्लियर रंगून, नाउ यांगोन, ठीक है। विच इज द मेजर रिलीजन? बुद्धिज्म, ओके। रिमेंबर व्हेन द रोहिंग्या मुस्लिम्स were being fled away from Myanmar, this was the crisis going on, okay. So the major religion which is there in Myanmar is Buddhism. What is the polity? The political history says that it got its independence from Britain in 1948. Then there were it was ruled by armed forces from 1962 until 2011, when a new government began ushering, okay, to start a new future. In the 2010, military thought, let us give the country a taste of democracy. Then the NLD won the 2015 election. NLD is Aung San Suu Kyi's party, okay, and the country's first and free fair election was participated by multiple parties, okay, and formed the government and raised the hope that it will form itself into a democracy from being a military ruled state, ठीक है। ये होने लगा, बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? हम देखते हैं कू है। और क्या क्या चीज़ें एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनमें से कौन से स्टेट ऑफ इंडिया, माने कौन कौन से राज्य हैं इंडिया के जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर अ बाउंड्री विद म्यांमार, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। जब आप ऐसे आके देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड लास्ट में यहाँ मिजोरम, ये चीज वहां है, ठीक है। इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ओके। क्यों हुआ है कू? देखते हैं। जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी है, इसने नवंबर 2020 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत गया था और इसने मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स को अपने नाम किया था। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जो ऑन्ग सान सू की पार्टी है, ओके। इन द म्यांमार्स पार्लियामेंट, मिलिट्री के पास, मिलिट्री होल्ड्स द 25% ऑफ टोटल सीट्स। जो मिलिट्री है म्यांमार की, इट होल्ड्स 25% ऑफ द टोटल सीट्स अकॉर्डिंग टू द 2008 मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। So if the military is drafting it, so understand basically what they are trying to do. They are trying to keep the power with themselves only, okay. And several key ministerial positions are also reserved for military appointees, okay. So when the newly elected Myanmar lawmakers were to hold the first session of the parliament, then military imposed the state of emergency, citing that there was a voting fraud in the parliamentary elections and the elections were not free and fair. So this was the case why the coup happened. Now the 25 most important questions that has been identified by our team from the last 15 days, you just, I will keep that short and simple so that आपका ज़्यादा टाइम ना जाया हो, ठीक है। एयरटेल ने अभी अपनी किसी एक सिटी में 5G रेडी नेटवर्क अनाउंस किया है। सबसे पहले टेलीकॉम कंपनी बनी है, आंसर है हैदराबाद में अनाउंस किया है, ठीक है। इनमें से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आपको रेगुलर में कि पूछे ही जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेट में, क्लैट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये एलेट के लिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन से स्टेट हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च इट्स ओन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन द नेम ऑफ मिशन भागीरथ, एंड द आंसर इज तेलंगाना, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, इंडिया स्टेट विद बेस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, दैट इज महाराष्ट्र।
Who is the Indian ambassador to Kazakhstan? That is Shubhadarshini Tripathi. India's first dog park, where it is being set up? Answer is Chandigarh. ठीक है. Next one, which state has transferred 400 crore in the account of 20 lakh farmers? People say he has done it. Okay, and the answer is Shivraj Singh Chauhan. ठीक है, he is the CM of Madhya Pradesh, and under the Chief Minister Kishan Kalyan Yojana, he has transferred almost 400 crore in the account of 20 lakh farmers. He cited that the growth of farmers is very necessary for our state to grow, so he has taken this step. Okay. हाल फिलहाल में recently one of the following has been appointed as the president of Asian Cricket Council, and the answer is जय शाह. ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से कि जब भी बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात आए तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा. बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी भी दादा हैं गांगुली. ठीक है, सौरव गांगुली. एंड जय शाह इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड ही इज द यंगेस्ट टू होल्ड दिस पोस्ट. ठीक है, जय शाह आदरणीय अमित शाह जी के सुपुत्र हैं. विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग फॉर इट्स बासमती राइस? इंडिया, और इसमें बार बार होर मच रही थी और फाइनली पाकिस्तान को जीआई टैग मिल गया है बासमती चावल के लिए. ठीक है. Who has been appointed as the acting chief of staff of the US Space Agency? Very important appointment. This has been by NASA, and it is one of the most, means such a thing that we should be proud of. Bhavya Lal, she has been appointed as the acting chief of staff of US Space Agency. This is such an achievement for Indians. If you all want, you can also be there one day. बस कुछ होनी चाहिए तो indomitable spirit, वो आपके अंदर होनी चाहिए. अगर आपके अंदर है तो आप क्वालिफाई करोगे. इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 फरवरी को. अच्छा, हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कोस्ट गार्ड काफ़ी न्यूज़ में है. वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर, कोस्ट गार्ड हैज़ बीन इन न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट 12 years since I have been studying. And why Coast Guard has become important? Because after 26/11 attacks, the 26/11 Mumbai attacks, when it happened, the terrorists came through the route of the sea only. So after that, the Coast Guard has been focused upon a lot, because they fear that if any terrorists are trying to come into India, they will try to come by sea only, because the other things are safeguarded. This becomes an easy way because India has a very big coastline and it is a bit hard to protect, but these fighters, they give up their sleeps day and night to protect our country. Okay, who is the new chief executive of आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? दिस इज RS शर्मा. बहुत आसान है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है अभी. अगर किसी को नहीं भी पता है तो आयुष्मान भारत के बारे में ज़रूर पता करें. क्या स्कीम है, क्यों है? एक काफ़ी अच्छा स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चला रखा है. अगर नहीं तो अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं कराया खुद को तो प्लीज़ जाके एनरोल कराएं. फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री जो अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करेगी ट्रेन कोचेस को सैनिटाइज करने के लिए. किसी के भी मन में आएगा कि सबसे बेहतरीन मेट्रो सेवाएं तो हम देखते हैं दिल्ली में ही है, लेकिन नहीं, लखनऊ मेट्रो ये पहला बना है जो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा. अच्छा, इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्पर्स लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन चलाया है? आंसर इज कर्नाटका. बहुत ही अच्छा कैंपेन है. अभी EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स निकली थी जिसमें भारत 53वें स्थान पे पहुंचा है. 2 स्थान नीचे गिर गया. 91 मैंने 51 से 53rd पे पहुंच गया 51st से. ठीक है, कौन सा इसमें टॉप किया लिस्ट की, कहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो कंट्री सबसे ऊपर है उसका नाम है नॉर्वे. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट हर चीज़ में टॉप पे ही रहते हैं. ठीक है, इसके लिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ की व्यवस्था सही में बहुत अच्छी है. इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53वें स्थान पे आने का कुछ कारण हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में शाहीन बाग, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसके अलावा भी मॉब लिंचिंग वगैरह, ये सब कारण बना है कि इंडिया डेमोक्रेसी इंडेक्स में थोड़े नीचे आया है. वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि आप क्या करें जो आप कैंसर से बच सकें. कैंसर सबसे जानलेवा बीमारी है.
एक बार को बड़ी बड़ी बीमारियों का हल है, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो एक बार हो जाती है तो उसके बाद वो आपके शरीर को तोड़ देती है। ठीक है, इसका इलाज संभव है, लेकिन एक हद तक अगर स्टार्टिंग स्टेजेस में नहीं पकड़ा गया तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप बचेंगे। हाल फिलहाल 16th एडिशन हुआ है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का। ठीक है, 16th एडिशन हो गया। युद्ध अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में होता है? इंडिया और यूएस। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मलाबार एक्सरसाइज होती है, इंडिया, यूएस, जापान, और हाल फिलहाल एक नया ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है उसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम कोरोना फ्री, आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। किसको अलर्ट बिंग आइकन अवार्ड मिला है अभी हाल फिलहाल? आंसर है AR रहमान। ठीक है, अमेजॉन के न्यू CEO कौन बने हैं? एंडी जेसी। इंटरिम हेड ऑफ CBI प्रवीण सिन्हा। इंडिया का सबसे पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कौन से स्टेट में बिल्ड हुआ है? आंसर है ओडिशा बालासोर में। ठीक है, क्यों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट 300 से 400 लोग हमारे यहाँ थंडरस्टॉर्म, बिजली गिरने की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, तो इनके आने से हमें पता चलेगा कि कहाँ कैसे सेफ्टी रखनी है, क्या क्या है, ये सारा चीज़ें अब आसान हो जाएंगी। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसको घोषित किया गया है? आत्मनिर्भरता। काफ़ी अच्छा वर्ड, लास्ट ईयर हम लोगों ने पूरा सुना, अभी भी सुन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। फ्रॉम बीइंग अ इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री टू बीइंग अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। ठीक है, इंपोर्ट ओरिएंटेड टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि हम कब तक दूसरे देशों के प्रति आश्रित रहेंगे कि वो हमें सारा कुछ दें। इंडिया के पास जितनी रिसोर्सेस हैं, अगर हम उनको सही से इस्तेमाल करने लगें तो इंडिया से ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ किसी देश में नहीं मिलेगा, लेकिन वी आर नॉट बीइंग एबल टू यूज़ दैट, सो दैट इज़ द थिंग। बट नाउ विद दिस स्कीम वी आर फाइंडिंग आवरसेल्व्स each and every day, whatever new developments are being there, we see ourselves that we are progressing day by day. ठीक है, इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट कौन बनी है? 25 ईयर ओल्ड आयशा अजीज, जो कश्मीर की हैं। देखिए कश्मीर के बारे में हम लोग कहते हैं, कोई कहता है टेररिस्ट हैं, कोई कुछ हैं, देखिए क्या दे रहे हैं वहाँ से। अथर आमिरुल शफी खान जो IAS निकले थे वहाँ से, ऑल इंडिया रैंक 2, आज देखिए आयशा अजीज 25 साल की महिला, और सबसे कम उम्र में इन्होंने ये किया, ये यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है जो उड़ान है, जिनके कहती हैं कि 200 से 300 लोगों का भार जब सर पे हो तो अपने आप जो दिमाग है वो आपको हर वक्त एक जागरूक मूड में रखता है कि हाँ क्या करें ताकि लोग हम इनके जान की जो जिम्मेदारी है वो हमारे सर पे है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड करती तो दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी माहेश्वरी आपको मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ये सब चीज़ें जो आसपास की चीज़ें हैं, हमें उनसे मोटिवेट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन हिज 100 टेस्ट, हाल फिलहाल ही जो रूट ने इंडिया में शतक बनाया है, और वो भी डबल सेंचुरी। ठीक है, पहला टेस्ट इसमें इंग्लैंड ने इंडिया को हरा भी दिया था। इनमें से कौन सा स्टेट ने कोविड योद्धा मेमोरियल बनाने का फैसला किया है? आंसर है उड़ीसा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये सब चीज़ें, आप जाके इनको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वन लाइनर से, ये डायरेक्टली एलिट में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाद बाकी मैं जो इन वीडियोस में, अपने वीडियोस में करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी से अगर एक पैसेज दे भी देता है एग्ज़ाम में, तो उससे मिलते जुलते जो 4-5 क्वेश्चन वो मैक्सिमम पूछ सकता है। मैंने शुरुआत में भी दिखाया कि वो चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्लैट के लिए और दूसरा वाला एलेट के हिसाब से भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, फार्म एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, तो इससे आपका क्या लेन देन है, क्यों आपके लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब वो आपको कहता है कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड पैसेजेस हैं, तो उसमें स्टैटिक जीके रहेंगी, ऐसा चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन स्टैटिक जीके की आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका वो नंबर जो है, जो आप एक्स्ट्रा गेन कर पाएंगे। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो उस नंबर पे सोच ही नहीं सकते, अगर ट्राई भी करेंगे तो 99% चांसेस है कि माइनस मार्क्स लेके आएंगे।
लेकिन अगर आपको पता है आप अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चंस इजी रहते हैं, क्योंकि 12 पास पे आपको 12 पास के बेसिस पे वो मानी यूपीएससी के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ट्राई करें कि अपने कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आते हैं फार्म एक्सपोर्ट्स। हमारे फार्म एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े हैं, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते थे उनमें बढ़ोतरी आई है। देखते हैं इससे फायदा क्या क्या है, रीजन क्या है एक्सपोर्ट होने का। जो कोविड के दौरान डिमांड थी, हमारी फूड डिमांड्स, वो हमारी अचानक से बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे लॉकडाउन खुला हमने देखा कि डिमांड जो है वो नॉर्मलाइज हुआ। तो ये एक का कारण है। चाइनीज जो है ये स्टॉक बना रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन चाइनीज जो है वो स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, जानबूझ के मार्केट में कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक कारण ये हो सकता है कि चाइनीज मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ाना चाह रहे हो, ताकि ये गुड्स को उस वक्त पे बेचेंगे। एक तरह से होर्डिंग है ये, ठीक है, कि गुड्स को उस वक्त पे बेचेंगे जिस वक्त मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो अल्टीमेटली प्राइस हाई रहेगा, तो इनको गुड्स के बदले अच्छा कीमत मिलेगा। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कुछ और, क्योंकि खुराफाती है चाइना, तो कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो जब सोचते हैं जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। बहुत सारी कंट्रीज में ड्राई वेदर रहा, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन, थाईलैंड, वियतनाम। यहाँ मानसून अच्छी नहीं रही, जिस कारण हम देखें कि यहाँ फसल उतने अच्छी नहीं हुई। इस कारण जो है इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ा और इंडिया के पास अच्छा ये हुआ था कि इंडिया में मानसून जो था वो सरप्लस में था, तो अल्टीमेटली हम लोगों की फार्म एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई है, ठीक है। और लॉकडाउन के दौरान भी सभी चीज़ें भले बंद हो, लेकिन एग्रीकल्चर बंद नहीं था, क्योंकि अगर फार्मर्स काम नहीं करते तो उस लॉकडाउन में घर में भी बैठोगे तो आपको खाना तो खाना पड़ेगा। तो अगर खाना पे ही रोक लगा देते तो फिर जीते कैसे। इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किसान क्यों इम्पॉर्टेंट है देश के लिए, क्यों हमारी गवर्नमेंट कहती है कि दे वांट टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, ठीक है। क्यों कहती है कि हमें यूएस का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, जिसमें आपके 3 सेक्टर हैं, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर goes for agriculture, secondary sector goes for industries, and tertiary sector goes for service sector. So if you really want to achieve this figure of $5 trillion economy, then the one thing you should make sure that you achieve it in investing in all of these 3 sectors, because even if one of these sectors fail to perform, then what you will find is कि you won't be able to achieve this target, because it will become impossible for us to achieve this target if primary sector fails, or either the secondary sector fails, or either the services sector fails. Because what happens कि all these 3 sectors makes up our GDP, and since we know कि we are not that great in infrastructure, so we can't just expect from the secondary sector that they will outperform in each and every sector. Okay, they have a limited thing, all of these are rising, but they do not happen in one day. Okay, but if you really want to achieve this figure, $5 trillion economy, then the one thing that you should invest in is your agriculture part. So that is why many schemes are also there for the farmers. Remember, in these slides I haven't discussed anything about budget and economic survey, because for that I'll be preparing a separate video in which all the important info for CLAT and ALET and other law entrance examinations test, whatever they are, for which whatever important facts budget and economic survey contains, all those will be provided to you, ठीक है, in a separate video that will be coming up in the next more or less 7 to 8 days. I'll try to upload that. Okay, so I am working on that now, and all that will be uploaded very soon. So let's see what are the significance that it will help in achieving the 5 trillion economy. It will help for double the farmers income.
This is also be beneficial in these current times where farmers are on a roll against the government that they want them to take back the farmer bill. So in these time when they will see if the farm exports are increasing, they will also become happier, and it also give a government a chance to just go and tell it to them, listen, whatever we are doing good for you, to make sure that those people understand, because those are our people. Okay, now centenary of the Chauri Chaura incident. Sir, क्या है चौरी चौरा incident? What happened during Chauri Chaura incident? Chauri Chaura is a village in Gorakhpur. A police station was burnt to ashes by a local mob. Why did it happen? Because they were being suppressed by the Britishers. Okay, what happened? Narendra Modi has just inaugurated the centenary of the Chauri Chaura. What happened in Chauri Chaura? When did it happen? It happened in 1922. What was going on that time? The non-cooperation movement, okay, and Khilafat movement was going on at that time. Now just focus on Khilafat movement. What is Khilafat movement? Okay, so Khilafat movement was a pan-Islamic movement, that these people were against the Britishers, that they wanted to restore the Caliph role in Turkey. Okay, when the Ottoman Empire fall, the Turkey was captured by them. So all these people were wanted that this Khilafat, that the Caliph should restore its powers. Okay, this was the Khilafat movement. Since Jallianwala Bagh happened, Mahatma Gandhi was also trying to launch a mass movement. So he just launched the non-cooperation movement, NCM, non-cooperation movement. So when he launched the non-cooperation movement, he thought that it's the right opportunity to bring the divided Hindu and Muslims together. Because what happened that after the you say Lucknow Pact also, then there came a time that Britishers were using the divide and rule policy. These people were given separate electorates. So there was something in the minds of the people that these people find themselves different from us. So Gandhi saw this a good opportunity to reunite both these sections of community, sections of people together. So what he did at that time, he just impressed all these Khilafat leaders with the help of Muhammad Ali Jinnah. ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज गोइंग ऑन. गांधी वाज अगेंस्ट एनी हिंसा. ठीक है, ही डिडंट वांट एनीवन टू डू वायलेंस. सो व्हाट हैपेंड इन चौरी चौरा? आफ्टर दैट गांधी जस्ट सेड दैट कि नाउ आई एम सस्पेंडिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज वायलेंस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस. वी डू वांट फ्रीडम बट ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ओके, सत्य और अहिंसा. He was a true satyagrahi at that time. So when non-cooperation movement was cancelled or suspended, many big leaders, they were just furiated ki what has Gandhi done? Why is he doing this? Okay, so this is nothing but चौरी चौरा incident. हाल फिलहाल एक बहुत दुर्घटना घटी है उत्तराखंड में. फ्लैश फ्लड आया है. ठीक है, फ्लैश फ्लड आया उत्तराखंड में. ये कहाँ पे हुआ है? ऋषि गंगा में हुआ है. ठीक है, क्योंकि नंदा देवी ग्लेशियर का एक पोर्शन गिर गया पानी में, जिससे अचानक से पानी का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया. फ्लैश फ्लड किसको बोलते हैं? कि अचानक से जो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसके वजह से जो पानी का बहाव एक्स्ट्रा आता है 5 से 6 घंटे के लिए, उसमें जो है वो काफ़ी तबाही मचा के जाता है. तो दिस इज़ नथिंग बट फ्लैश फ्लड्स. ओके, ऋषि गंगा जो है धौली गंगा से मिलती है रैनी पे. सो धौली गंगा भी फ्लडेड हो गई. ठीक है, क्या क्या मेजर पावर पॉइंट्स अफेक्टेड हुए हैं? ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो कि एक प्राइवेटली ओन्ड 130 मेगावाट का प्रोजेक्ट है. तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन धौली गंगा और काफ़ी सारे. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था. क्या आपसे पूछा जा सकता है इसमें? दैट इज़ फ्लैश फ्लड्स. की वाटर फ्लैश फ्लड्स कि अचानक हुए जो वॉल्यूम बढ़ जाने से जो बाढ़ आती है 5 से 6 घंटा का रहता है क्योंकि टेम्परेरी है. तो इस कारण जो भी नुकसान होता है दैट इज कॉल्ड फ्लैश फ्लड्स. की फ्लैश चुटकी में आया चुटकी में चला गया, लेकिन तबाही बहुत जोर मचा जाता है. ठीक है,
अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्या सही क्या गलत लगता है और क्या चेंजेस ला सकते हैं वीडियो में। उसके लिए तब तक धन्यवाद।